हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र कुमार सोनवानी आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और आज का जो वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो अभी अभी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल या तो मेडिकल के कोर्स में या फिर डिग्री कोर्स में एडमिशन लिए हैं और या तो फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर नया नया कोई हॉस्पिटल में अभी अभी ज्वाइन किए हैं। तो उन लोगों के लिए आज का जो वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि मैं आज लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोसीजर जो हर व्यक्ति को आना चाहिए जो मेडिकल फील्ड से है। और ये बहुत ही बेसिक जानकारी होगी उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। खास करके नर्सिंग ऑफिसर के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आज क्या जो ऐसा खास चीज है। तो उठाते हैं सीक्रेट से। साथ है आज नीतू पांडे, नर्सिंग ऑफिसर है, हमारे साथ हॉस्पिटल में काम करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं, कब कब इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, अगर गलत टेक्निक से आपने लगा दिया तो मरीज में क्या क्या आपको गलत प्रभाव इसके दिख सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, प्रोसीजर्स को समझेंगे हमारे नर्सिंग ऑफिसर मैडम से कि शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरह के प्रोसीजर होता है और किस तरह से हम एक स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को करने के लिए अपनाते हैं। तो हर स्टेप के बारे में हम आज एक एक करके देखेंगे, जानकारी हम लेते हैं हमारे नर्सिंग ऑफिसर मैडम से। हेलो मैडम, आपका स्वागत है। आज आप हमको क्या करके दिखाने वाले हैं? नीतू पांडे, आज आपको ये बताऊंगी कि कैसे आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैडम ने कहा कि आज हमको नीतू पांडे मैडम आप सभी लोगों को आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उसकी सारी जानकारी देंगे। इवन आपको ये भी करके दिखाएंगे कि किस तरह का इसका प्रोसीजर होता है। तो चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी आपको आयरन इंजेक्शन लगाने से पहले आपको कंफर्म करना है कि मेडिसिन जो फिजिशियन द्वारा लिखा गया है क्या उसको आयरन इंजेक्शन देना है या फिर आईवी इंजेक्शन देना है, ठीक है, या तो फिर टेबलेट के फॉर्म में देना है उस मेडिसिन को, ये आपको श्योर करना है। कारण कि हर इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलरली नहीं लगा सकते। जैसे कि हिप्पेरिन है, डायजेपाम है, आप इनको सीधे इंट्रामस्कुलरली नहीं लगा सकते। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति बनता है जिसमें आप दूसरे रूट अपना नहीं सकते तो आप लगा सकते हो, लेकिन जनरली इसको अवॉइड किया जाता है। बल्क अमाउंट में ज्यादा आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं देना है, एक मैक्सिमम अमाउंट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का, तो वो भी आप ध्यान रखें। आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले जैसे हम हमारे मैडम रेडी हैं उस तरह से आपको भी रेडी रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर ग्लव्स पहने रहेंगे, प्रॉपर मास्क पहनने रहेगा, एवं आपको अपना एप्रिन भी पहनना पड़ेंगे। इसका पर्पस, इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि ये सारी चीजें आपको क्रॉस इन्फेक्शन से बचा के रखता है। क्रॉस इन्फेक्शन ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एक मरीज से दूसरे मरीज में बीमारी फैलता है। कोई एक मरीज अपने इलाज के लिए आया, लेकिन इलाज उसको हुआ, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से अब बाहर डिस्चार्ज होकर जाता है तो उसके साथ एक नया इन्फेक्शन होकर जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, या फिर HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन। ज्यादातर इसका ड्यूरेशन जो होता है 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के होता है। अगर मरीज 72 घंटे या 48 घंटे तक हॉस्पिटल में है और उस दौरान उसको नया इन्फेक्शन लगा है तो वो HAI के अंतर्गत ही आता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का पालन करना पड़ेगा। आपको आयरन इंजेक्शन लगाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, देन ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहनने के बाद मास्क पहनना है, रेफरी तो आपको पहनना ही है। चलिए चलते हैं पेशेंट के साइड में, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह के आयरन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है कि किस मसल में लगाना है। तो ये सारे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं लाइव। यहाँ पे हमारे नर्सिंग ऑफिसर मैडम इंजेक्शन है लोड करके रखें, और ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं इसके बैरल में जितना भी एयर है आप उसको पुश करके बाहर निकाल दो ताकि उसमें सिर्फ मेडिसिन रहे। आयरन इंजेक्शन लगाने का पर्पस यही है कि आपके मेडिसिन जो है मैक्सिमम अमाउंट में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट कर दिया जाए।
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का फायदा ये है, एक तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हो। साथ में यहाँ का जो मस्कुलर एब्जॉर्प्शन है अच्छा रहता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और मेडिसिन का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर वहीं आप टेबलेट खाएंगे उसका इफेक्ट धीरे करेगा यस कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आपको ध्यान रखना है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे लगाया जाना चाहिए। तो आपको अपर आर्म में आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हो, बटक्स पे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हो। बच्चे जो हैं, खास करके बच्चों में, इन्फेंट हैं या पीडियाट्रिक्स हैं, ऐसे बच्चों में आपको थाई में इंजेक्शन आप लगा सकते हो जहां पे मसल मास बहुत ज्यादा हो। तो आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। बच्चों में कभी भी आप बटक्स पे इंजेक्शन ना लगाएं इंट्रामस्कुलर। इसका रीजन ये है कि जो साइटिक नर्व होता है और टॉक्लियर नर्व होता है, ये इनके ब्रांच बनना वहां पे स्टार्ट होते हैं बचपन में, जिसके वजह से अगर आपने बटक्स में इंजेक्शन लगा दिया तो उस स्थिति में ये नर्व डैमेज होगा और नर्व डैमेज होने के कारण हो सकता है पैरालिसिस आ जाए या तो बच्चे का पैर काम करना बंद कर दे, सुन्न हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रोसीजर में आगे। आपको क्या करना है, इंजेक्शन के जो बैरल में जितना एयर है बाहर निकालना है इस तरह से, और इसके बाद आपको मेजरमेंट लेना है कि बटक्स में कौन से एरिया पे आपको इंजेक्शन इंसर्ट करना है। उसके लिए आपको इलियक क्रस्ट में आपके हाथ रखना है, दो जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उससे इस तरह के मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद दोनों फिंगर की मिडिल में आप इंजेक्शन को इंसर्ट कर देंगे। आपका जो इंजेक्शन इंसर्ट करना है वो 90 डिग्री पे रहेगा, जिसके वजह से जो प्रॉपर मसल, डीप मसल होता है वहां तक आपका निडल पहुंच जाए। जब निडल वहां तक आपने इंसर्ट कर दिया उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि आप उसको एस्पिरेट करके देखें। आप अपना फ्लेंजस एरिया खींचे, पीछे की तरफ जब आप खींचेंगे तो इस बैरल में आपको एयर बबल्स दिखाई देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। इस एयर बबल का मतलब ये है कि आपका जो निडल है इंट्रामस्कुलरली ही है, आप इजीली आप अपना इंजेक्शन उसमें पुश करें और आप स्लोली इस तरह से आप इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद जब आपका पूरा इंजेक्शन अंदर चला जाए आप निडल को बाहर निकालें और उसके जगह पे कॉटन पीस रख दें और उसको हल्का सा मसाज कर दें। मैं यहाँ पे एक चीज और बोल रहा हूँ कि आप जब भी इंजेक्शन लगाएं उससे पहले आपको क्लीन करने का टेक्निक भी इनर टू आउटर रहेगा, इसके बाद ही आप इंजेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज इसलिए है, कारण कि इंजेक्शन लगाने से पहले आपने उस एरिया को क्लीन किया, एसेप्टिक एरिया बनाया, उसके बाद आपने जो प्रोसीजर कर दिया उसके बाद भी उस एरिया को आपने क्लीन किया या हल्का सा मसाज दे दिया। इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया ट्रांसफर है वो नहीं होगा। ये टेक्निक आप प्रॉपर फॉलो नहीं करने की वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन में एब्सेस फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, रेडनेस स्वेलिंग भी देखने को मिल जाता है। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आपको प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करना पड़ेगा। एल्कोहल स्वैब या स्प्रिट स्वैब लेके प्रॉपर उसको क्लीन करना रहेगा। जब भी आप आयरन इंजेक्शन दें, इंजेक्शन लगाने से पहले क्लीन जरूर करें। चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर होता है खत्म। इसके बाद दूसरा जो हमारा है, आपको जो नीडल है, नीडल को आपको पंचर प्रूफ जो बकेट्स हैं या डिब्बा है उस पर आपको डिस्कार्ड करना है नीडल कटर से काट के। और उसके बाद जो आपका जो रबर एरिया बच जाता है या बैरल एरिया जो बच जाता है इंजेक्शन का, उसको आपको रेड बॉक्स जो होता है BMW का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें डिस्कार्ड करना है। आपके ग्लव्स जो आपको रिमूव करना है वो भी आप क्या करें, रेड बॉक्स में डिस्कार्ड करें। अगर सपोज दैट आपके ग्लव्स में ब्लड लग जाता है तो उस स्थिति में आपको ये जो ग्लव्स हैं जो जिसमें ब्लड लगा है आप उसे येलो बकेट में डिस्कार्ड करेंगे, ना कि रेड में। इस बात का ध्यान रखें। BMW को मैं वाइडली और डिस्क्राइब करूंगा लेकिन आने वाले वीडियो में, कारण कि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। आपको ग्लव्स उतारने के बाद आपको जाना है आपके हैंड वॉशिंग एरिया में, जहां पर आपको हैंड वॉश करना रहेगा। कारण कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉश करना है और प्रोसीजर के बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे नर्सिंग ऑफिसर मैडम किस तरह से हैंड वॉश कर रही हैं, आप उनको देख के सीख सकते हैं। हैंड वॉश करने से पहले आप अपने सारे ऑर्नामेंट्स को रिमूव करें। रिमूव करने के बाद आप अपने जितने भी स्लीव्स हैं आप उसको कोहनी तक मोड़ लें। कोहनी तक मोड़ने के बाद आप जो एल्बो ऑपरेटेड आपका टब है, ठीक है, नल है, उसको क्या करें, ऑपरेट करें, चालू करें, पानी से अपने हाथ को भिगाएं। उसके बाद अपने थोड़ा सा सॉप ले लें। सॉप लेने के बाद अपने हाथ को इस तरह से रगड़ें, पाम टू पाम रगड़ना है, बैक टू पाम रगड़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपको इंटरलैस करना है, इंटरलैस आपको रबिंग करना है। उसके बाद आपको इंटरलॉक करके हैंड रबिंग करना रहेगा।
इंटरलॉक करने के बाद आप बेस ऑफ थंब इसको भी आप क्लीन करेंगे, उसके बाद टिप ऑफ फिंगर्स को भी आप क्लीन करेंगे। इस तरह से ये जो 6 स्टेप है, पूरा स्टेप आपको 20 से 30 मिनट में आपको पूरा क्लियर करना रहेगा। और पूरा जो हैंड वॉशिंग है उसको आपको 40 से 60 सेकेंड में पूरा क्लियर आप मैक्सिमम टाइम लगा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जब आपका हैंड वॉशिंग हो जाए, आप अपना जो टैप जो वाटर है नल वो फिर से एल्बो ऑपरेटेड है तो आप ऑपरेट करके उसको बंद करें और उसके बाद आप क्या करें, अपने हैंड को इस तरह से सुखा सकते हैं। अगर आपके पास टॉवल है तो टॉवल से पोंछने का भी तरीका है, तो आप उसे उस टेक्निक का यूज करके आप उसे प्रॉपर तरीके से पूछें। अगर आपको लगता है कि हैंड वॉश करने के बाद हैंड को ड्राई कैसे किया जाए, कहीं कहीं पर ड्रायर होता है, ड्रायर का इस्तेमाल आप ना करें, कारण कि उसमें फिर से आप कंटामिनेट अपने हैंड को कर लेंगे। बेस्ट तरीका होता है, अगर आपके पास लिनन है, स्टेराइल लिनन है, उससे आप अपने हैंड को पोंछें तो उससे बहुत अच्छा रहेगा और वो एसेप्टिक टेक्निक माना जाता है। इसके बाद जो जरूरी चीजें हैं, यहाँ पर हमारा प्रोसीजर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा मैडम को कि आपने हमें ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आज एक डेमो करके दिखाया। आई होप कि हमारे बच्चे, हमारे जो दर्शक हैं, आज इसको अच्छे से देख पाए होंगे और सीख भी पाए होंगे और इसका लाभ आने वाले अपने क्षेत्र में वो ले पाएंगे। धन्यवाद मैडम। चलिए, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के आगे मैं एक और चीज आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। इंट्रामस्कुलरली जनरली तब दिया जाता है जब आपके ओरल मेडिकेशन काम नहीं करते हैं या तो फिर पेशेंट का स्थिति बहुत सीवियर है और स्टेंट उसको अफेक्ट चाहिए, तो उस स्थिति में आपको इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन में मेडिकेशन सीधे मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है जिसमें नीडल आप मसल्स के अंदर चुभाया जाता है। तो इस दौरान अगर टेक्निक सही ना हो, मेजरमेंट सही ना हो, तो उस दौरान क्या हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, अंदर सेप्सिस फॉर्मेशन हो सकता है, मसल फाइबर डैमेज हो सकते हैं, टिश्यू आपके डैमेज हो सकते हैं और जो एरिया इंजेक्शन साइट वहां पे आपको बहुत सारे रेडनेस, स्वेलिंग देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां अपनानी पड़ेगी। एक तो जो नर्सिंग ऑफिसर है ये जो प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर रहा है उसको अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करना चाहिए, जो सही है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आया पेशेंट और बिना देखे आप कुछ भी करके लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा समय लें और सही तरीके से लगाएं, इन बातों को ध्यान रखें। हाँ, इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है या उसमें रेडनेस आ गया तो आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां हल्का सा सिकाई कर सकते हैं, इससे आपको पेन रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको और स्वेलिंग वगैरह आया है तो आप उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम ले सकते हैं, जो टेबलेट के रूप में वो दर्द आपका कम कर देगा। हाँ, अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो गया तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो जो एब्सेस है उसको निकाला जाए और वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट उसका किया जाए। ज्यादा दिन तक आप इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को लेके बैठे नहीं रहे, कारण कि कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का। अगर खुजली हो, घबराहट हो, ठीक है, या फिर आपको मिचली होने लगे, डिजीनेस आने लगे, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और इस स्थिति में डॉक्टर आपको एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देगा और उस वजह से आपको आने वाले जो भी ट्रीटमेंट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। इंट्रामस्कुलरली जो इंजेक्शन होता है वो हर इंजेक्शन को आप नहीं लगा सकते, हर मेडिसिन को आप इंट्रामस्कुलरली नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर, जो भी फिजिशियन है, जब भी वो आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर देते हैं तो आप उनसे श्योर करें, क्या सर हम इसको इंट्रामस्कुलरली लगाएं या इंट्रावेनस लगाएं या फिर इसको ऑरली दें। तो ये सारी चीज आप उससे क्लियर रखें। इवन आप अपने पढ़ाई भी करके आप या अपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो लेके भी आप इसको श्योर रखें, कारण कुछ इंजेक्शन होते हैं जैसे हेपेरिन आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगा सकते, डायजेपाम है आप इंट्रामस्कुलरली नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी कंडीशन की बात अलग है, जब आपको लाइफ थ्रेटनिंग चीजें आ जाए तो छोटे मोटे जो रिस्क है उसको हम अवॉइड करके लगा सकते हैं, उस स्थिति में हम कर सकते हैं। आई होप कि आज का जो हमारा क्लास था, क्लास ना कह के आज का हमारा एक प्रोसीजर क्लास था जिसमें हम पूरा प्रोसीजर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का है, एक एक करके हमने आपको बताया कि किस तरह से लगाया जाता है।
आने वाले दिन में मैं इसी तरह के और भी वीडियो, प्रोसीजर वाले वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, जिसमें ईसीजी कैसे लेते हैं, ईसीजी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, एक्सरे का प्रोसीजर कैसे होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसा होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कैनुला इंसर्ट कैसे करते हैं, राइस ट्यूब कैसे लगाते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर किस तरह से ऑपरेट करता है, इन सारी चीजों पे मैं एक एक करके वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। जब तक आप लोगों से मेरे एक ही आग्रह, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कारण कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तब हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन हमें आपके लिए इस तरह की वीडियो लाने में एक उत्साह देता है। तो बने रहिए हमारे इसी तरह की वीडियो में, और मिलते हैं आने वाली एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सबको बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।